प्रणाम। मैं एंकर डिजिटल लिविंग प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल आज आपके साथ, कल हमने एक लाइव किया था कुछ समझने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास, तो आज उनमें से वही वापस आई हुई हैं, पृथा अग्रवाल। कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में बात करना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से सब तैयार होंगे सुनने के लिए। अपने कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ भी पूछना चाहें, समझना चाहें तो। एलिजिबिलिटी एक कॉन्सेप्ट, हम लोग एलिजिबिलिटी पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, टीनेज कम्युनिटी इसको क्या समझती है। तो पृथा के ऊपर ये पृथा बैठी है। प्रणाम जी सर, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैरियर क्या होता है, कैरियर कैसे बनाए, क्योंकि मेरे एज का हर स्टूडेंट अपने कैरियर के लिए परेशान होता है। तो कल हमने जो भी समझा, मैंने ये समझा कि हम अपनी अगर एलिजिबिलिटी बढ़ाते हैं तो हमारा कैरियर अपने आप ही बन जाता है। तो मेरा ये डाउट था कि एक्चुअली एलिजिबिलिटी क्या होती है, हमें अपनी एलिजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है। ठीक, तो एलिजिबिलिटी चाहिए हर काम के लिए, ये बात तो समझ में आ गई होगी। हाँ जी। कल जैसे बात हुई थी। इनफैक्ट कैरियर की बात करो या एजुकेशन लेने की बात करो या कहीं पर भी किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेने की बात करो या मैरिज की बात करो या फ्रेंडशिप की बात करो या मतलब किसी भी एंगल पे, किसी भी लेवल पे, कहीं पर भी किसी भी तरह की अगर बात करो तो प्राइम फैक्टर क्या है? बिना एलिजिबिलिटी के तुम कुछ नहीं कर सकते, और वही काम कर सकते हो जो तुम्हारी योग्यता है। मान लो तुम जेंडर की बात करते हैं हम लोग, तो अगर तुम्हारा जेंडर मेल है तो क्या तुम फीमेल वाले काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। करेक्ट। तो वो एक एलिजिबिलिटी, वो भी एक एलिजिबिलिटी फैक्टर है। इवन जेंडर इज कंसिडर्ड एज एलिजिबिलिटी फैक्टर। और हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता ही नहीं है कि एलिजिबिलिटी कहते किसको है। क्या कंफ्यूजन का लेवल इतना बढ़ गया है कि हमें यही नहीं मालूम कि हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात करना शुरू कर दिया हमने, और हमें यही नहीं पता कि एलिजिबिलिटी जेंडर के ऊपर डिपेंडेंट है। जेंडर इक्वालिटी मतलब कि जितने मतलब हर कोई ये समझे कि जो काम मेल जेंडर कर सकता है वही काम फीमेल जेंडर भी कर सकती है। मतलब दोनों जेंडर्स बराबर है, हर काम दोनों जेंडर्स कर सकते हैं। क्या ये संभव है? और ज्यादातर कामों में तो हाँ। कैसे? मेल जेंडर की ऐशोनिधि मेंटल वेल्थ 1 होती है और फीमेल की मेंटल वेल्थ 9 होती है कंपैरिजन में। तो दोनों एक जैसा काम कैसे कर लेंगे? फीमेल को 6 सेंसेस दी गई है, मेल के पास 5 है, तो कैसे इक्वलिटी हो जाएगी? अच्छा, इक्वलिटी कौन चाहेगा? पहले तो ये बताओ मेरे को कि एक के पास 6 सेंसेस है, एक के पास 5 है, तो क्या 6 सेंसेस वाला ये अपनी 6ठी सेंस को छोड़ना चाहेगा? नहीं। क्यों? इक्वलिटी चाहिए तो फिर छोड़नी पड़ेगी। जिसके पास 5 है वो एक और सेंस की कोशिश करेगा, तो वो कर नहीं सकता। हाँ। अगर कर सकता होता तो नेचर ने दी होती। फिर तो जेंडर इक्वलिटी के नाम पे हम लोग क्या कर रहे हैं? अब फीमेल्स अपनी एक सेंस को कम कर रही हैं। कर नहीं सकती क्योंकि अवेलेबल है। कैसे करेगी? और हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि एलिजिबिलिटी को समझा ही नहीं गया। एलिजिबिलिटी इज जेंडर बेस्ड। सबसे पहली चीज ये समझनी पड़ेगी कि योग्यता जेंडर के ऊपर आधारित है। जब तक तुम अपने जेंडर को अगर नहीं समझोगे तो तुम्हें कभी पता ही नहीं लगेगी तुम्हारी योग्यता क्या है। मतलब हम अगर अपनी एलिजिबिलिटी को रीड भी करवाना चाहते हैं, मतलब हम पता करना चाहते हैं कि कितनी एलिजिबिलिटी अभी हमारी है, तो उसमें भी हमारा जेंडर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जेंडर के बिना तो एलिजिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती।
भाई एक बात समझो ना कि एलिजिबिलिटी रीडर क्या रीड करेगा कि तुम्हारी 6 सेंसेस है, ये तो रीडिंग करने की जरूरत ही नहीं है, दे आर बिल्ट इन। तो जेंडर पता होगा तभी तो वो पता लगेगा कि उसकी 6 सेंसेस है या 5 सेंसेस है। अगर मान लो तुम किसी के पास डेस्टिनी रीडर के पास जाते हो और उसको एक हाथ की फोटो भेज दी, हाथ रीड करते हैं, पाम रीडिंग करनी जरूरी है, डेस्टिनी रीडर को पाम रीडिंग आनी जरूरी है, वो आपको फोटो भेज दी और जेंडर बताया नहीं, तो वो क्या रीड करेगा? क्यों पाम लाइंस, हाथों की लाइंस तो सेम ही होती है। करेक्ट। तो इसीलिए जेंडर बताना जरूरी है। प्रॉब्लम यही है कि हाथों की लाइंस तो सेम है, लेकिन जेंडर बेस्ड उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग होगी। फर्क ये है। मतलब हमारी हाथों की लाइंस का मतलब भी हमारे जेंडर के हिसाब से निकलेगा। करेक्ट। जेंडर के हिसाब से ही मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, जेंडर के हिसाब से ही रीडिंग समझना पॉसिबल है। लाइंस तो बता रही है कुछ, पर अगर जेंडर का नहीं पता तो वो गलती होने के चांसेस उसमें कई गुना बढ़ गए। और यही एक कारण रहा है कि इन चीजों के ऊपर फेथ कम होता चला गया, क्योंकि जेंडर इक्वेलिटी जैसे सिस्टम या वो सोसाइटी को एक गलत दिशा में मोड़ दिया, एक गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश शुरू कर दी कि भैया जेंडर इक्वेलिटी के नाम पे सभी के सभी कंफ्यूज। जिसके पास 6 सेंसेस है वो एक खोना चाहता है, और जिसके पास 5 है वो एक प्राप्त करना चाहता है। अरे जो चीज नेचर ने दी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो कैसे हो जाएगी? सो एलिजिबिलिटी अगर समझना है तो जेंडर का जानना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। कारण है कि एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी का मतलब है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, इस काम के लिए मेरी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। और एक बात देखो, आईआईटी में एडमिशन, मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं नॉर्मली, कि आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो आईआईटी में अगर एडमिशन लेना है मेरे को, तो आईआईटी में जब एडमिशन मिल जाता है उसके बाद पढ़ने की फीस मेरी 1 लाख रुपया है। लेकिन आईआईटी की में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए मेरे को, उसके लिए मेरे को 20 लाख रुपए खर्चने पड़ते हैं, पता है तुम्हें? हाँ, जो स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन। करेक्ट। तो यही एक एग्जांपल काफी है समझने के लिए कि एलिजिबिलिटी समझने के लिए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो तो बहुत कम पैसे में समझ आ जाएगी, उसका यूज करना भी बहुत कम पैसे में समझ आ जाएगा। लेकिन वो एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सोचो। आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए मात्र 1 महीना लगता है, मात्र 1 महीना। लेकिन उस 1 महीने से आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, उसके लिए आपको कम से कम 4 साल तैयारी करनी पड़ती है। तो इसी बात को अगर आप समझ लो कि एलिजिबिलिटी बढ़ाना कितना मुश्किल काम है, इसी बात से समझ सकते हो। और हम तो अभी सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद जॉब के लिए भी वो हर चीज मेहनत करते हैं। एलिजिबिलिटी, ब्रांच, जॉब तो बहुत बात की बात है। आईआईटी में एडमिशन लेना है मुझे, फिर आईआईटी में उस ब्रांच में एडमिशन लेना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी, तो उसके लिए फिर कई गुना ज्यादा एलिजिबिलिटी चाहिए। तो जो काम आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए मान लो तुम्हें 4 साल की तैयारी करनी है, एलिजिबिलिटी लाने के लिए, तो तुम ये सोचो कि ब्रांच अगर तुम्हें जो चाहिए उसके लिए कितने साल की तैयारी करनी पड़ेगी? उसके लिए कम से कम 4 साल की और। इमेजिन। तो इस बारे में कोई सोचता ही नहीं है। जेंडर इक्वलिटी की बात करके हमने ये सारे फैक्टर ही खत्म कर दिए। जैसे जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे यूज होती है कि अगर कोई लड़का आईआईटी में एडमिशन ले सकता है 4 साल मेहनत करके, तो एक लड़की भी ले सकती है। तो इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात कहाँ आ गई? कि वो ये तो एक प्रोसेस है। स्टूडेंट, वहां पर जेंडर की बात ही नहीं है ना, वहां पे तो स्टूडेंट है। स्टूडेंट लड़का हो या लड़की हो, डजंट मैटर। तो स्टूडेंट और जेंडर इक्वलिटी दोनों एक ही चीज थोड़ी है।
स्टूडेंट बनने के लिए तुम्हें जेंडर इक्वालिटी चाहिए, ये कहाँ लिखा है? स्टूडेंट तो कोई भी बन सकता है। इनफैक्ट स्टूडेंट तो सारे हैं। कहते हैं लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सारी जिंदगी के लिए तुम स्टूडेंट हो। हर कोई इंसान हर समय स्टूडेंट है। कारण बड़ा सिंपल सा कारण है कि अगर आप, आज मेरी एलिजिबिलिटी है आईआईटी में एडमिशन लेने की, पर मेरे को एलिजिबिलिटी में मेरे को ब्रांच चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो आईआईटी के एडमिशन लेने के लिए एक एलिजिबिलिटी, फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस लेने के लिए मेरे को जो एलिजिबिलिटी चाहिए, उस एलिजिबिलिटी तक जाने के लिए जितनी एफर्ट चाहिए मुझे करनी पड़ेगी। जितना मुझे पैसा खर्चना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। वो फिर भी पक्का नहीं है कि एडमिशन मिले। और अगर मिल भी गया एडमिशन तो उसके बाद जॉब के लिए भी एलिजिबल? बाद में, पहले एलिजिबिलिटी चाहिए कि तुम्हें एडमिशन तो मिल गया, लेकिन उसकी जो उस टाइम में जो पढ़ाई कराई जाएगी वो पढ़ाई मेरी समझ में आने लगे, उसके लिए भी एलिजिबल। डिग्री कैसे आएगी मेरे पास? जब तक कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा और मैं पास नहीं होऊंगा तो मेरे को डिग्री मिलेगी नहीं। तो जॉब की बात तो अभी बहुत दूर है। तो डिग्री लेने के लिए एलिजिबिलिटी, पहले आईआईटी में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी, फिर ब्रांच लेने की एलिजिबिलिटी, फिर पास होने की एलिजिबिलिटी, फिर डिग्री लेने की एलिजिबिलिटी। एट एवरी पॉइंट यू हैव एलिजिबिलिटी, ईच एंड एवरी पॉइंट। और एलिजिबिलिटी जैसे फैक्टर को समझा नहीं किसी ने, समझने की कोशिश नहीं की कि एलिजिबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। बिना एलिजिबिलिटी के, एलिजिबिलिटी अगर नहीं समझते हो, फ्यूचर डार्क क्यों हो जाता है? हमारे से गलतियां क्यों होती हैं? हमारे से गलतियां इसीलिए होती हैं क्योंकि हमें बिना योग्यता के हमने वो काम करने की कोशिश करी जिसकी हमें योग्यता नहीं पता थी, या हमारे पास थी नहीं, और हमें पता भी थी पर फिर भी हमने अटेम्प्ट किया। जैसे 5 लाख लोग बैठते हैं आईआईटी के एडमिशन के लिए, जबकि 5000 सीट्स हैं, ये पक्का पता है। और उसमें भी जो पर्टिकुलर ब्रांच की बात करते हैं तो उसमें 50 सीट होंगी, 100 सीट होंगी। हाँ, तो उन्हें ये पता थोड़ी है कि उनका एडमिशन नहीं होगा। वो सब ये मानते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई की है, हमारा हो सकता है। करेक्ट। और इसी उम्मीद में वो बैठते हैं। तो उम्मीद, बिना योग्यता समझे, बिना योग्यता जाने, बिना योग्यता पहचाने हमने उम्मीद के ऊपर इतनी सारी एक्टिविटी कर दी और फेल हुए, एडमिशन नहीं मिला, तो क्या हुआ? हम और ज्यादा डिप्रेस हो गए। तो इसका मतलब तुमने डिप्रेशन कमाया। एलिजिबिलिटी के बिना अगर तुम किसी भी काम को करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, पक्की बात है, नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ानी होगी। अच्छा और खराब कुछ नहीं होता, रिजल्ट मतलब है। हमें वो रिजल्ट चाहिए जो हम चाहते हैं। करेक्ट। तो एलिजिबिलिटी के फैक्टर्स क्या क्या है? मतलब हमें अपनी एलिजिबिलिटी में क्या क्या देखना होता है जब हम एलिजिबिलिटी बढ़ाएं? एलिजिबिलिटी बढ़ाने के तो बाद की बात है, पहले एलिजिबिलिटी पता तो हो कि एलिजिबिलिटी है क्या, मेरी करंट एलिजिबिलिटी क्या है। मैंने सुना है कि आप भी एक एलिजिबिलिटी रीडर हैं, तो मतलब आप हमारी एलिजिबिलिटी देखकर बता सकते हैं कि हमारी कितनी एलिजिबिलिटी है? कितनी? हमारी अभी इस वक्त कितनी है एलिजिबिलिटी? कितनी नहीं, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी कितनी नहीं होती है, एलिजिबिलिटी क्या है होती है। फिर उसका करंट स्टेटस क्या है। जैसे फीवर, मुझे फीवर है, ये तो पता लग गया मुझे फीवर है, पर कितना है। तो एलिजिबिलिटी इज लाइक नोइंग के आई हैव फीवर। सो फर्स्ट स्टेप इज दैट आई शुड नो व्हाट वाज द एलिजिबिलिटी आई वाज बोर्न विद। हर इंसान एक एलिजिबिलिटी लेकर के पैदा होता है। हाँ, जिसे कहते हैं स्किल सेट लेकर पैदा होता है। कह सकते हो, स्किल सेट कह सकते हो उसको। पता नहीं मेरे को स्किल सेट कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बट एलिजिबिलिटी डेफिनेटली लेकर के पैदा होता है। और अगर उसको स्किल सेट भी कह लो तो शायद कोई वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। स्किल सेट मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के स्किल्स में उसकी एलिजिबिलिटी होती है, हर टाइप के। अब नहीं, यहां पर मैं ये कहूंगा कि देर आर सो मेनी फेजेस ऑफ लाइफ। स्किल सेट इज ओनली रिलेटेड टू कैरियर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल फेजेस। एलिजिबिलिटी इज एट एवरी पॉइंट। फर्क समझो कि हियर वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी फॉर कैरियर, हियर वी आर टॉकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर all walks of life, all phases of life, especially
इसीलिए बात कही गई कि जेंडर इक्वेलिटी के नाम पर हम लोगों ने क्या खोया क्या पाया। और जेंडर की बात करी इसीलिए गई कि एलिजिबिलिटी में जेंडर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। समझे? जी। हाँ जी। तो मतलब हम अपनी एलिजिबिलिटी आपसे रीड करवा सकते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। यहां पर तुम्हें यह समझना है कि पहले तो किस एंगल से समझना चाहते हो एलिजिबिलिटी। कैरियर के एंगल से, एजुकेशन के एंगल से, मैरिज के एंगल से, हेल्थ के एंगल से, या फैमिली के एंगल से, या वो कहते हैं ना पेन फ्री डेथ, डिमाइस, किस एंगल से समझना चाहते हो एलिजिबिलिटी, पहले तो ये डिसाइड करो। तो क्योंकि हर एलिजिबिलिटी एंगल इज फॉर एवरी स्टेज यू हैव एलिजिबिलिटी। तो हर एक स्टेज के लिए एक अलग एलिजिबिलिटी होगी हमारी। मान लो हमारी एक पर्टिकुलर टाइप की एलिजिबिलिटी होगी, एजुकेशन के लिए, कैरियर के लिए अलग, और मैरिज के लिए अलग। बिल्कुल, हर चीज के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। हर चीज के लिए एलिजिबिलिटी, कुछ एलिजिबिलिटी तुम लेकर के पैदा होते हो, और फिर जो कुछ भी तुम बनना चाहते हो कैरियर के एंगल से, या शादी करना चाहते हो तो किससे शादी करनी है, या शादी मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मेरा जेंडर क्या है तो उसके हिसाब से मेरी क्या स्ट्रेंथ है, और मुझे किस तरह का स्पाउस सूट करेगा। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह का स्पाउस सूट करेगा। ये कैसे पता लगेगा? जब तक तुम्हें अपनी एलिजिबिलिटी अगर नहीं पता तो तुम दूसरे की एलिजिबिलिटी को समझने की कोशिश ही नहीं करोगे, है कि नहीं? तो अगर हम अपनी कैरियर के एंगल से अपनी एलिजिबिलिटी समझना चाहते हैं, तो हम अपने स्किल्स को देखेंगे कि हम बर्थ के साथ क्या स्किल सेट लेकर आए हैं। बिल्कुल, और उसी हिसाब से हम एजुकेशन चूज करेंगे। उसी हिसाब करनी चाहिए, करेंगे नहीं, करनी चाहिए, क्योंकि करते नहीं है अभी। अभी तो लोग मार्केट के हिसाब से, एक तो जो काम सबसे ज्यादा चल रहा है, या जो आसपास के लोग कह रहे हैं, या घर वाले कह रहे हैं, तो वो एजुकेशन चुनते हैं, उसी में कैरियर बनाते हैं। नहीं, अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये एजुकेशन तो ले लो, उसके बाद देखेंगे कैरियर का। आज का जो ट्रेंड है वो ये चल रहा है। अब तो शायद थोड़ा इंप्रूवमेंट होने वाला है, क्योंकि एनईपी 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उससे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये चल रहा था कि यार एक लेवल का एजुकेशन, ग्रेजुएशन तो कर लो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में देखना कि कैरियर क्या बनाना है। तो उससे हुआ क्या कि तुम्हारी फाउंडेशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि पोस्ट ग्रेजुएशन में तुमने कैरियर वो चुना जिसमें मैक्सिमम पैसे कमा सकते हो, और उसमें तुम फेल रहे। नॉर्मली एवरी पर्सन इज फेल्ड। जैसे लोग बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद एमबीए करते हैं, और फिर एमबीए के बाद अगर उन्हें जॉब नहीं मिलती, तो आजकल बहुत चल रहे हैं एमबीए चाय वाला, एमबीए पकौड़े वाला। तो मतलब वो एमबीए करने के बाद अपना कुछ और काम करते हैं, चाय बेचने का जैसे। तो एक्चुअली स्पीकिंग मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि जो एजुकेशन दी जा रही थी पहले, एनईपी 2020 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, उस एजुकेशन में सिर्फ पैसा कमाना सिखाया जा रहा था और कुछ नहीं। नो स्किल्स, नथिंग, जस्ट अडॉप्ट ए पाथ वेयर यू कैन अर्न मैक्सिमम मनी। वो ठीक है, गलत है, सोसाइटी के फेवर का है, सोसाइटी के फायदे का है, सोसाइटी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, तुम्हें अपने आप को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, इन सबका कंसिडरेशन मिसिंग था कंप्लीटली। और वही एक कारण रहा है जो हर कोई इंसान बीमार है। जी। तो मतलब हम अपनी एलिजिबिलिटी को किसी भी एक एंगल से, जिस वे हम समझना चाहते हैं, हम रीड करवाएंगे। पहले हम अपनी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि क्या है, कितनी है, उसके बाद हम उसे बढ़ाने का प्रोसेस सीखेंगे। पहले तो देखो रूल क्या है कि एलिजिबिलिटी लेकर के पैदा हुए हो। अगर कैरियर के एंगल से समझना है तो पैदा लेकर के क्या हुए हो कैरियर के एंगल से, वो पता करो पहले। तो जब वो पता लग जाएगा तो फिर ये देखो कि जब तुम पता करने आए हो और जब तक तुम पैदा हुए थे उसके बीच में तुमने उस
एलिजिबिलिटी को, जो कि तुम्हारी बाय बर्थ थी, उसको कितना खराब कर दिया या कितना डेवलप किया, उसका विकास किया या विनाश किया। एलिजिबिलिटी हम खराब भी कर सकते हैं नेचुरली। मतलब आईआईटी में एडमिशन की, आईआईटी का एग्जांपल को समझो ना, कि मैंने एडमिशन ले लिया एलिजिबिलिटी बढ़ाने के इंस्टीट्यूट में, और वो इंस्टीट्यूट वाला जो है पढ़ाता था, वो कहता था अगर मान लो आईआईटी में नहीं हुआ तो तुम्हारा उसमें आरईसी में तो हो ही जाएगा, एनएसआईटी में तो हो ही जाएगा। वो ये कह करके ही शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब उसने पहले ही तुम्हारी जिंदगी से आईआईटी काट दिया। तो हमारी एलिजिबिलिटी पहले ही कम हो गई, कम कर ली ना। हम जितनी बढ़ाने गए थे उससे ज्यादा हमने कम कर लिया। नहीं, उसने तुम्हारी एलिजिबिलिटी से, तुम्हारे से जब इंटरव्यू लिया तुम्हारा, तो उसने समझने की कोशिश की कि तुम क्या कर सकते हो। तो उसको लगा कि यार आईआईटी में तो इसका आना पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन उसको तो एडमिशन देना ही देना है, क्योंकि उसको फीस तभी मिलेगी जब एडमिशन हो। वो कहता है जी आईआईटी की तैयारी कर लो, अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो एनएसआईटी में तो हो ही जाएगा, और बाई चांस एनएसआईटी में भी नहीं हुआ तो वहां तो हो ही जाएगा। और फिर नहीं तो प्राइवेट कॉलेजेस तो अवेलेबल है ही हैं, और उसमें तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरह की आर्ग्यूमेंट देकर के कन्विंस कर दिया कि तुम एडमिशन ले लो, एलिजिबिलिटी बढ़ा लो, कहीं ना कहीं तो काम मिल आ ही जाएगी, वो वेस्ट तो नहीं होगी। जी हाँ हाँ बोलो ना। एलिजिबिलिटी हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या अपना मैरिज पार्टनर चूज करने के लिए हमें एलिजिबिलिटी को समझ लेना चाहिए, अपनी को पहले, अपनी एलिजिबिलिटी। लेकिन एक और क्वेश्चन था कि क्या जनरल टर्म्स में लाइफ में खासतौर से जो थोड़े बड़ी एज के लोग होते हैं, जो 35 प्लस का एज ग्रुप है, वो तो अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस तकरीबन ले चुके हैं। कहाँ ले चुके हैं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अपना करियर से रिलेटेड उसको खराब कर ही लिया। डिसीजन तो ले चुके हैं। नहीं, बात डिसीजन की, वो तो कर ही रहे हैं। डिसीजन का ले चुके हैं, वो तो कर ही रहे हैं। कैरियर तो 35 साल की उम्र में कर ही रहे हैं सारे। हाँ, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम एक स्कूल टीचर बनेंगे, और अब हम स्कूल टीचर बन गए। हमने डिसाइड कर लिया कि हम इस पर्सन से शादी करेंगे, और हमने शादी कर ली। हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास एक बच्चा या 2 बच्चे होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी फैमिली सेटअप हो गई, या हम यहाँ रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ये प्रॉपर्टी लेंगे या नहीं लेंगे। मोर और लेस 40 की एज तक लोग अपने डिसीजंस ले चुके होते हैं, जिनके बेसिस पर उनकी लाइफ खड़ी होती है। अब एलिजिबिलिटी की नीड क्यों है, कहाँ है? बच्चों की शादी नहीं करनी जो तो वो डिसीजंस तो बच्चे लेंगे ना। तुमने अपना डिसीजन अपने आप लिया था क्या? नहीं, पर आजकल तो बच्चे खुद ही डिसाइड करते हैं। एक भी नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता है आज तो। अब तो खास ये हो गया है कि बीच में तो चला था ये ट्रेंड के अपने आप लेने लगे थे, तो उसके जो रिजल्ट भुगते उन्होंने, उसके बाद से उन्होंने कहा यार कम से कम पेरेंट्स के डिसीजन में उनसे कंसल्ट तो कर ही लो, क्योंकि उनको ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए। अगर बच्चे ब्लेम करे, बच्चों को अपने डिसीजन लेते हैं, तो पेरेंट्स बच्चों को ब्लेम करेंगे, तूने अपने आप लिया था तो भुगत। तो क्या पेरेंट्स उसमें सेटिस्फाई रह पाएंगे? अगर मान लो कोई पेरेंट्स के बच्चे हैं, बच्चे ने कोई गलत डिसीजन ले लिया, तो क्या पेरेंट बच जाएंगे उससे, उसकी गलती को भुगतने से? नहीं, लेकिन पेरेंट्स बच्चे को ब्लेम कर सकते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी। उससे होगा क्या? गलती तो हो ही चुकी। होगा तो कुछ नहीं। फिर क्यों नहीं होगा? सफर तो सारे करेंगे। अब जो पेरेंट्स हैं, जो आज की तारीख में ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं, और बल्कि ग्रेट ग्रैंड बनने के रास्ते पर है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भैया कुछ नहीं होता, बच्चे हो गए तो जब तक हम वो नहीं मर जाएंगे, जब तक वो जान के पीछे पड़े रहेंगे। अभी ये लेटेस्ट न्यूज है ये मार्केट में, कि जो ग्रैंड पेरेंट्स बने हैं वो कहते हैं भुगतना ही पड़ेगा, जब तक है जब तक तो भुगतना ही पड़ेगा। और ये तकरीबन हर जगह पे अब होना शुरू हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स ना घर वापस आने लग गए हैं बच्चे। मतलब अब क्या हो गया है कि पहले ना जो आईटी के लोग थे, उन्होंने बड़े सारे पैसे कमा करके और बाहर कहीं पे घर खरीद लिए। अब उनके जब बच्चे होने शुरू हुए तो उनको संभल नहीं रहे उनसे, तो उनको अब उनको दादा दादी चाहिए या नाना नानी चाहिए, कोई उनको गाइड कर सके कि बच्चे कैसे संभाले। नाना नानी कहते हम तो नहीं आते, अब क्या करें? तो वो दादा दादी के पास ले जाएंगे बच्चों। दादा दादी कहते हैं घर से ताला लगा लो भैया, अंदर नहीं आने देना इनको। यही हो रहा है अब। जो पेरेंट, तुम्हें पता है ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट चला है,
वो किसने चलाया? मैंने तो ये सुना है कि जैसे कोई बच्चा बड़ा हो गया, वो पढ़ लिख कर फॉरेन चला गया या कहीं बड़े शहर चला गया, तो वो नहीं आता घर मिलने, और वो उसके बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देता है और उस घर में अपने आप रहने लगता है। अरे यहाँ पर तुम इसको जरा ठीक डायरेक्शन में समझना सीखो कि उन्होंने सोचा कि यार अपने तो बड़ी मुश्किल से पाले थे, अब इसके और आ गए मेरे पास पालने को, नहीं समझे? तो यही काम रह गया क्या हमें सारी जिंदगी? तो वृद्धाश्रम चले जाए, वो कहीं भी चला जाएगा, दोनों के दो कहीं चले जाएंगे। वो मकान, अगर मकान की प्रॉब्लम, मकान बेच के कहीं चले जाएंगे। मैं अब ये हो रहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स को लगा कि यार अब बच्चे जो है ना वो बहुत दुखी है अपने बच्चों से, जो बच्चे बहुत दुखी है अपने बच्चों से, क्योंकि अपने टाइम में वो भी दुखी रहे थे, तो उनको एक्सपीरियंस है इस चीज का। तो वो कहते हैं भैया इससे पहले कि वो हमारी जान को आ जाए, वो घर बेच बाच के कहीं पे और चले जाते हैं और बताते भी नहीं कहाँ चले गए। बताते ही नहीं बताते ही नहीं है। ये कर लिया इन्होंने अब शुरू। 6 करोड़ का मकान था। अभी एक एग्जाम्पल आया पीछे, कोई मेरा साल 6 साल 1.5 साल 2 साल पुरानी बात है। एक पिताजी ने अपना मकान, अच्छा खासा बड़ा मकान था, उसकी वैल्यू थी तकरीबन मार्केट वैल्यू 6 करोड़, और उसने कहीं सुन लिया कि उसके बेटे और बहू कुछ प्लान बना रहे थे कि माता पिता को तो भेज देते हैं ओल्ड एज होम में, और फिर इस मकान में हम आराम से रहेंगे। वो ये पिताजी ने सुन लिया, तो पिताजी ने बोला तो कुछ नहीं, और प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और उसने कहा भैया मकान बेचना है, अभी बेचना है, आज ही बेचना है मतलब। तो उसने कहा जी आपका तो मकान बहुत महंगा, बिकेगा नहीं। कहता पूछ कितने का बिक जाएगा। तो उसने 2-4 जगह फोन घुमाया, उसने कहा जी मैक्सिमम 3 करोड़ मिल सकते हैं। कहते लेके आ। तो उसने 6 करोड़ का इंस्टेंटली 6 करोड़ का मकान 3 करोड़ में बेचा, और 50 या 60 लाख का कहीं पे एक फ्लैट खरीदा, वो बच्चे के नाम कर दिया। देखो उसने कितना स्मार्ट रहा वो आदमी। उसने क्या किया, उसने 3 करोड़ का मकान बेचा, 6 करोड़ वाला मकान 3 करोड़ में बेचा। उसके बाद एक फ्लैट खरीदा 50 लाख का, 2 बेडरूम खरीदा होगा शायद, आई एम श्योर 50 लाख में इतना ही आता होगा। उस टाइम 1.5-2 साल पुरानी बात है, जिस भी एरिया में खरीदा होगा। तो उसको फ्लैट की चाबी और कागज साइन करके उसको दे दिए कि भाई तू ये टेक ओवर कर ले, अगर वो खाली तो कर ही देगा। ये उसको दे दियो कि भैया तेरे पिताजी ने तेरे को ये मकान की चाबी दी है, ये तेरे फ्लैट की चाबी है, तू वहां शिफ्ट कर रहा है, ये मकान खाली कर, और आप जो है कहीं और पे जाके फ्लैट किराए पे कोई मकान लेकर के, अच्छा बढ़िया सा मकान लेकर के, या कोई ओल्ड एज होम, कोई अच्छा सा बढ़िया सा 5 स्टार, और उसका 2.5 करोड़ रुपए है यार उसके पास, तो उसके ब्याज से ही वो सारी जिंदगी आराम से काट लेगा। तो ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अब तुम सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि तुम अपने पिताजी को और पेरेंट्स को जानते हो अच्छे से। जी। तो मतलब कि अब ग्रैंड पेरेंट्स भी जान छुड़ा रहे, मतलब लोग अपनी एलिजिबिलिटी नहीं समझते, गलत डिसीजंस लेते हैं, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम्स आती है आगे। क्योंकि एलिजिबिलिटी नाम का शब्द जो है हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि एलिजिबिलिटी के लिए प्राइम फैक्टर इज जेंडर, और जेंडर इक्वालिटी के नाम पे फिर जेंडर हटा नहीं। यहां पर जेंडर इक्वालिटी के नाम पे तो खैर कंफ्यूजन हुआ ही हुआ, पर जेंडर का मतलब एक्चुअली क्या है कि हर इंसान के अंदर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन होता है। 3 जेंडर होते हैं हर इंसान में। हाँ, एक मेंटल, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल जेंडर। तो 3 जेंडर जब इंसान के अंदर ही है तो वो कंफ्यूज तो होगा ही ना। तो एलिजिबिलिटी फैक्टर यही बताता है कि भैया तुम्हारे 3 जेंडर है, कौन कौन से है, तुम आपस में ये कॉन्फ्लिक्ट में रहते हो। अगर तीनों जेंडर आपस में लड़ते रहेंगे तो तुम दूसरे को क्या हेल्प करोगे? तो और कंफ्यूजन तुम्हें परमानेंट बना रहेगा, कभी निकल नहीं सकते तुम कंफ्यूजन से जब तक कि उन 3 जेंडर को समझ नहीं लोगे कि मेरे ये 3 जेंडर है, इनको मेरे को कंफ्यूजन जो है इन 3 जेंडर की वजह से नहीं होना चाहिए। सामने वाला क्या कह रहा है वो बात ही समझ में नहीं आती, बिकॉज हमारा जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन हमें समझने नहीं देता। मतलब मैं अगर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि हमारा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जेंडर अलग अलग हो। करेक्ट, होता ही है।
तो अगर मान लो हमारा स्पिरिचुअल जेंडर और फिजिकल जेंडर सेम है पर मेंटल अलग है, तब भी हमें प्रॉब्लम रहेगी। मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी एक अलग है तो हमें प्रॉब्लम रहेगी। नहीं, सेम है तो भी प्रॉब्लम होगी। क्यों? अगर तीनों सेम है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। अगर सेम है तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी इनफैक्ट। क्यों? बड़ा सिंपल सा कारण है कि जब एक मान लो जेंडर, फिजिकल जेंडर मेल है और मेंटल जेंडर भी मेल है और स्पिरिचुअल जेंडर भी मेल है, तीनों जेंडर मेल है मान लो, तो वो फीमेल की कही हुई बात समझ ही नहीं पाएगा कभी। कैसे समझ आएगा? उसको पता ही नहीं फीमेल क्या होता है। ऐसे ही फीमेल जेंडर, फीमेल जेंडर, फीमेल जेंडर, मतलब तीनों जेंडर फीमेल है, तो उसको मेल की बात कभी समझ में ही नहीं आएगी। तो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन एक्चुअली दिया इसीलिए गया था कि तुम एक दूसरे को समझ सको। समाज का निर्माण तभी ठीक हो सकता है जब जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन हो तुम्हारे अंदर। लेकिन अगर जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है तो हम अपने आप में ही कंफ्यूज रहेंगे। तो उसको समझना है ना, तभी तो कहा कि एलिजिबिलिटी फैक्टर समझोगे। इसीलिए तो एलिजिबिलिटी बिकम्स मच मोर इम्पोर्टेंट। दैट व्हाट इज द जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन यू आर बॉर्न विद, यू शुड नो। एंड देन योर इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ लाइफ शुड बी हाउ टू हैंडल जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन। और अगर किसी को जेंडर, मतलब उसको, उसके सभी जेंडर सेम है, तो वो दूसरे जेंडर को कैसे समझे? तो उसको वही समझना होगा कि दूसरे जेंडर को समझने के लिए तुम्हें क्या करना है। दैट इज द की कि एलिजिबिलिटी फैक्टर क्यों जरूरी है, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। हाँ जी। तो हमारा जेंडर एक एलिजिबिलिटी का ही पार्ट है। हम अपने जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को समझे और उसको हैंडल करना सीखें। नहीं, जेंडर एलिजिबिलिटी में बहुत सारी चीजें हैं, पर जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जेंडर का पता होना बहुत जरूरी है जब तुम डेस्टिनी रीडिंग कराते हो या एलिजिबिलिटी रीडर के लिए जाते हो तो। जी। तो ये जेंडर जो एलिजिबिलिटी है मेनली, ये फिजिकल लाइफ को इम्पेक्ट करती है या मेंटल को भी? नहीं समझा, फिर से बोले। मतलब ये फिजिकल लाइफ को इम्पेक्ट करती है या मेंटल को भी करती है, सोच को भी? क्या चीज? जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन या मेनली जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन लाइफ के हर फेज को, हर एंगल से, हर एक्टिविटी से में इफेक्ट करेगी। फिजिकल जेंडर और मेल जेंडर, मेंटल जेंडर में अगर डिफरेंस है तो तुम्हारा फिजिकल परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी और मेंटल परफॉर्मेंस शायद बेटर हो जाए। पर अगर स्पिरिचुअल जेंडर का गैप भी अगर कॉन्ट्रडिक्शन में है, अब एक्चुअली प्रॉब्लम यह है ना कि 3 जेंडर हो गए, तो तीनों जेंडर के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी कहीं पर बेटर हो जाएगी, कहीं पर मेंटल एबिलिटी बेटर हो जाएगी, कहीं पे स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी बेटर हो जाएगी। मतलब परफॉर्मेंस, एलिजिबिलिटी के ऊपर तुम्हारी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो उसको विचार भी वैसे ही आने लगेंगे जैसा उसका जेंडर है। कौन सा जेंडर? मेंटल जेंडर नहीं, अगर देखो मान लो एग्जांपल के साथ चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लो फिजिकल जेंडर मेल है और मेंटल जेंडर फीमेल है, तो वो फीमेल की कही हुई बात को समझ पाएगा, पर एग्जीक्यूशन में हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि उस समय पे फिर जो लर्निंग एफिशिएंसी, परफॉर्मिंग एफिशिएंसी, उनको अगर मेंटेन नहीं किया तो नेचुरली डिस्टर्बेंस आएगी, बिकॉज दोनों के मेंटेन करने का तरीके अलग अलग हैं, प्रोसीजर्स अलग अलग हैं। जी। कुछ लोगों को देखा गया है कि लगातार कुछ नेगेटिव थॉट्स उनको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे अक्सर लोग कहते हैं 5 साल पहले मेरे भाई ने मुझे ये कह दिया था, मुझे आज भी गुस्सा आता है इस बात पे। जी। तो वो जो नेगेटिव थॉट्स उनके होते हैं, उनके लिए बीमारी का कारण बन जाते हैं, स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं। बनेंगे। क्या ये नेगेटिव थॉट्स कहीं एलिजिबिलिटी या जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन जैसी चीजों से कनेक्टेड है? जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन से कनेक्टेड है मोस्टली नेगेटिव थॉट। बिकॉज नेगेटिव क्या है, पहले तो ये समझो कि नेगेटिव का मतलब क्या है। जो हमें हमारी हैप्पीनेस को खत्म करें, हमें परेशान करें। तो लगातार। हैप्पीनेस जो है वो कम तभी होती है जब तुम्हारा जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन वेल मैनेज नहीं है। इसमें एलिजिबिलिटी का जो रोल तो जो कुछ है वो तो है ही है, बट जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की वजह होता क्या है कि कंफ्यूजन के, देखो नेगेटिव या पॉजिटिव, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन। अगर तुम्हारा कंफ्यूजन कम है तो तुम्हें नेगेटिव आएगा नहीं,
और कंफ्यूज जा रहा है तो नेगेटिव पॉजिटिव का पता नहीं लगेगा कि नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है. यू आर नॉट एबल टू सेग्रीगेट बोथ. प्रॉब्लम ये है. तो हमें सबसे पहले अपने जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को समझना होगा, उसे हैंडल करना सीखना होगा, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी बढ़ाने का अगला प्रोसेस सीखेंगे. देखो रूल क्या है कि टोटल एलिजिबिलिटी जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एलिजिबिलिटी रीडिंग. तो इसलिए ऑल दी फैक्टर्स यू हैव टू टेक केयर. बट समझना सिर्फ ये है कि किस एंगल से समझना चाहते हो उसके हिसाब से चलना है. यानी कैरियर के एंगल से सोच रहे हो समझ रहे हो एलिजिबिलिटी को तो कैरियर के एंगल से चलोगे. मैरिज के एंगल से समझना चाहते हो तो मैरिज के एंगल से समझोगे. क्योंकि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन अलग अलग रोल प्ले करता है अलग अलग जगह पर. तो मतलब सबसे पहले हम जिस भी एंगल से समझना चाहते हैं उस एंगल से हम जैसे हम कैरियर के एंगल से समझना चाहते हैं तो पहले हम अपना जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन समझेंगे, उसे हैंडल करना सीखेंगे, फिर हम बाकी अपनी एलिजिबिलिटी समझेंगे. नहीं क्या हम सारे साथ हैं. देखो एलिजिबिलिटी की जब बात करते हैं तो ऑल फैक्टर्स आर कनेक्टेड. जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से कंफ्यूजन आता है. तो कंफ्यूजन आएगा ही आएगा. अगर तुम जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन में मैनेज कर लेते हो तो कंफ्यूजन को मिनिमाइज कर सकते हो. तो एलिजिबिलिटी के कितने फैक्टर्स हैं? एक तो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है. वो जितने फेजेज है उतने फैक्टर्स हैं. अच्छा हाँ ठीक है. जी. तो मतलब हमें अपनी एलिजिबिलिटी हम रीड करवाएंगे और हर एक फैक्टर को हम एक साथ ही रीड करवाएंगे. वो एक साथ ही होते हैं. एक साथ ही रीड होंगे. लेकिन उसके बाद देखो फैक्टर रीड तो एक साथ ही होंगे बट तुम किस एंगल से समझना चाह रहे हो. अभी करंट प्रॉब्लम जो है उस एंगल को समझोगे पहले तो ज्यादा बेटर रहेगा. अदरवाइज तुम पूरी लाइफ समझने की कोशिश करोगे तो वो बेकार है. क्या होता है एक ना डेस्टिनी रीडर होते हैं. एलिजिबिलिटी रीडर अलग होते हैं, डेस्टिनी रीडर अलग होते हैं. तो जो डेस्टिनी रीडर है वो तुम्हारी डेस्टिनी को पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि वो फुल लाइफ डेस्टिनी पढ़ते हैं. फुल लाइफ डेस्टिनी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि कोई इवेंट मेरी लाइफ में मान लो 50 साल बाद आएगा. मैं उससे 30 साल की एज में ही मर जाऊंगा तो 50 साल के बाद आएगा तो आता रहे, क्या फर्क पड़ता है. तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी लाइफ में कोई इवेंट 50 साल बाद लिखा है लेकिन उम्र हमारी 30 साल ही है? अरे तो डेस्टिनी रीडर नहीं पढ़ पाया ना बीच वाला. अच्छा नहीं, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई काम हमारी लाइफ में लिखा है 50 साल बाद होगा लेकिन हमारी उम्र है 30 साल की. नहीं यहाँ पर ये फैक्टर है कि 20 साल तुम कॉमा में पढ़े रहे. अच्छा तो अब नहीं होगा. Naturally? या एक अननेचुरल डेथ हुई हमारी. कुछ भी कह सकते हो ना. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के एलिजिबिलिटी फ्रॉम विच एंगल यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड नो. और लंबा वो कहते हैं कि एक्सीडेंट मेरे डेस्टिनी में लिखा है कि मेरा एक्सीडेंट होगा और इस एज में होगा. चलो ये भी लिखा हुआ है, मेरे को डेस्टिनी रीडर ने बता दिया. कोई बहुत अच्छा डेस्टिनी रीडर मिला मेरे को और उसने कहा जी इस एज में आपके वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं तो आप इस एज में देख लो क्या करोगे. अगर मैं आज 10 साल का हूं, मेरा 50 साल की एज में एक्सीडेंट बताया तो तब तो मुझे याद ही नहीं रहेगा वो. क्या फायदा उसका. या अगर मैं वो सोचता रहा तो 10 से लेकर 50 साल तक की लाइफ जो है वो मेरी बेकार हो गई. हम हर वक्त डरते रहेंगे कि अगर जल्दी हो गया तो. करेक्ट. तो इसलिए हमेशा डेस्टिनी रीडर से तुम 3 से 5 साल की बात करो. नॉर्मली जो डिग्री होती है, एक बात को यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट समझने वाली बात वो ये है कि डेस्टिनी रीडर से तुम 3 से 5 साल तक का वो समझो एरिया, सिर्फ उससे आगे का सोचने की जरूरत ही नहीं है. कारण क्या है कि डिग्री जो है 3 से 5 साल की होती है, 3 साल की होती है, 4 साल की होती है, 5 साल की होती है. तो आज जो तुम एडमिशन लेते हो वो देखते हो कि आज क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से एडमिशन ले लिया. पर 5 साल बाद वो ट्रेंड रहेगा कि नहीं रहेगा ये थोड़ी पता है तुम्हें. तो लेकिन हमें पता है तो वो लग ही नहीं सकता 5 साल बाद क्या ट्रेंड आएगा. करेक्ट. तो इसीलिए डेस्टिनी एलिजिबिलिटी रीडर हमेशा ये कहते हैं, डेस्टिनी मॉडिफायर्स हमेशा ये कहते हैं कि कभी भी ये मत सोचो कि ट्रेंड क्या है. हमेशा अपनी एलिजिबिलिटी को समझो और उसके हिसाब से अपनी कैरियर को चुनो या मैरिज को चुनो या
जो भी आगे की एक्टिविटी करना चाहते हो उसको चुनो, फिर समझो कि डेस्टिनी क्या कह रही है, तब तुम उसको मॉडिफाई करवा सकते हो और वो काम भी करेगी, 100% इफेक्टिव होगी वो। अगर मान लो हमारी डेस्टिनी में लिखा है कि हमारा कैरियर नहीं बनेगा अच्छा, ये हमारी डेस्टिनी में लिखा है, और हमारी एलिजिबिलिटी मान लो टेक्निकल एजुकेशन अच्छी है, तो हम एक इंजीनियरिंग में चले गए, लेकिन हमारा कैरियर तो अच्छा बनेगा नहीं, तो हम अपनी डेस्टिनी मॉडिफाई करवा कर अपना कैरियर बना सकते हैं। यस, डेस्टिनी मॉडिफिकेशन का मतलब ही यही है कि तुम्हारी एलिजिबिलिटी कुछ है और तुमने उसका ध्यान रखा नहीं और कुछ एजुकेशन कुछ ले ली, तब नहीं होगी डेस्टिनी मॉडिफाई, तब नहीं हो सकती डेस्टिनी मॉडिफाई। नहीं हो सकती है ना, डेस्टिनी मॉडिफिकेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज पॉसिबल। लेकिन मान लो हम टेक्निकल में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे ने आर्ट्स पढ़नी शुरू कर दी, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में चला गया और उसकी डेस्टिनी में कैरियर नहीं बनेगा उसका, तो वो डेस्टिनी मॉडिफाई करवाएगा, लेकिन कैरियर तो फिर भी उसका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? एलिजिबिलिटी है ही नहीं आर्ट्स की। नहीं, टेक्निकल एलिजिबिलिटी है ना उसकी, हाँ। तो आर्ट्स को टेक्निकल में यूज कर लेगा, हाँ वो कर सकते। करेगा ही, कर ही सकता है। वही बात है कि देखो रूल क्या है कि एलिजिबिलिटी जो है वो डिफाइन करती है कैरियर, ना कि इस इंस्टीट्यूट में जाना है तुम्हें। तो मतलब अगर हमें अपनी डेस्टिनी मॉडिफिकेशन करवाना है तो पहले हम अपनी एलिजिबिलिटी रीड करवाए, उसके हिसाब से हम एजुकेशन चूज पहले एलिजिबिलिटी रीड करानी है, फिर डेस्टिनी रीड करानी है, उसके बाद हम डेस्टिनी मॉडिफाई करते हैं। एग्जैक्टली यही रूल है, यही स्टेप्स है। और फिर उसको मॉडिफाई के लिए जो प्रोसीजर्स है, दोज यू हैव टू फॉलो एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर जेंडर बेस्ड, ऑल प्रोसीजर्स आर जेंडर बेस्ड। सो जेंडर के अकॉर्डिंगली अगर तुम प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट करोगे तो तुम्हें कभी भी फायदा नहीं मिलेगा। क्या हमारी एलिजिबिलिटी बढ़ाने का प्रोसीजर भी अलग है? मतलब हमारी एलिजिबिलिटी जो अभी है इस वक्त, उसके हिसाब से ही हमारी एलिजिबिलिटी बढ़ाने का प्रोसीजर होगा? बिल्कुल, एलिजिबिलिटी तो पता होनी ही चाहिए पहले। इन एनी केस मान लो तुमने डेस्टिनी रीडिंग पहले कराई, तो फिर उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होगा एलिजिबिलिटी रीडर के पास जाकर के कि एलिजिबिलिटी, मेरी एलिजिबिलिटी क्या कहती है और मैंने जो अभी तक किया है उसमें मैंने अपनी एलिजिबिलिटी का कितना उपयोग किया है या बिल्कुल उपयोग नहीं किया, अच्छा। और मेरे को जो डिस्टरबेंस आ रही है वो मेरी एलिजिबिलिटी ना यूज करने के कारण आ रही है या मैंने गलत दिशा में एजुकेशन ले ली इसलिए आ रही है। तो मॉडिफिकेशन में कुछ वैल्यू एडिशन कोर्स करवाए जाएंगे, बताए दिए जाएंगे भैया ये कर लो तो तुम अपने जो किया हुआ है तुमने उसमें ये और जोड़ लो तो तुम अपने कैरियर को सक्सेसफुल कर सकते हो। अच्छा जी, ठीक है। तो मतलब हमें अपनी एलिजिबिलिटी हम सबसे पहले रीड करवाएंगे। एलिजिबिलिटी रीडर से हम ये भी समझेंगे कि अभी तक हमने क्या किया, कि हमने कितनी यूज करी अपनी एलिजिबिलिटी, क्या हमने गलत डिसीजंस लिए हैं, और उसके बाद हम डेस्टिनी रीड करवाएंगे, फिर डेस्टिनी मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। करेक्ट, दैट इज, दीज आर दी स्टेप्स। एलिजिबिलिटी इज द की, एलिजिबिलिटी इज द की फॉर एवरी स्टेप इन योर लाइफ। जब भी तुम कोई भी नया कदम लेना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी तुम्हें पता होनी चाहिए कि आर यू एलिजिबल फॉर दैट और नॉट। इफ यू आर नॉट, देन अंडरस्टैंड जो स्टेप तुम लेना चाहते हो उसकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए और फिर तुम अपनी एलिजिबिलिटी को उस डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी मॉडिफिकेशन। जी, तो आज मुझे ये समझ आया कि हम अपनी एलिजिबिलिटी समझकर, एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही अपने डिसीजंस लेकर हम अपनी डेस्टिनी को मॉडिफाई भी करवा सकते हैं अगर हम चाहें तो। बिल्कुल 100% पॉसिबल है। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं। चलिए, आज के दिन हम लोगों ने टीनेजर कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हुए ये समझा कि एलिजिबिलिटी एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एलिजिबिलिटी एक मजबूरी है जो हर इंसान को पता होना जरूरी है। समझे कि एलिजिबिलिटी एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ये मजबूरी है जिसका पता होना जरूरी है और हर इंडिविजुअल को पता होना जरूरी है। और बच्चों के लिए बच्चों की एलिजिबिलिटी फैक्टर पेरेंट्स को पता होना जरूरी है।
तो तभी तुम कंफ्यूजन फ्री लिविंग में रह सकते हो, यानी डिजिटल लिविंग में माइग्रेट कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। तो तुम्हें आनंद और पूर्ण आनंद और संपूर्ण आनंद की अनुभूति परमानेंट रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी तरह का, और एक सभ्य समाज के सिटीजन बन के रह सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम पर कोई और टॉपिक लेकर के, ऑफ कोर्स कंसर्न विद परफॉर्मेंस और लर्निंग, एफिशिएंसी, एलिजिबिलिटी, these two factors E square we will be talking about in coming programs. Bye bye. प्रणाम। Pranam.